Hi and welcome back. So this is part one of the two-part lecture series on the English essay exam that I prepared for you all. English essay forms an important part of CSS examination. In this context, I believe it is very important that we not only understand what it is that the examiner requires of us, but also कि आप किस तरह से उन requirements पे पूरा उतर सकते हैं. So in this video, we'll start by looking at what the CSS essay exam is, what is its basic structure, then we'll look at what it is that the examiner requires of us and how we can fulfill those requirements. By the end of this video, I hope you'll have a better understanding of not just what the philosophy of the essay exam is, but also how you can use this philosophy to score better marks in the subject. So without further ado, let's begin. So before we move on to the lecture, I've decided to include my DMC. ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले अटैम्प्ट में मैंने एक काफ़ी डिसेंट स्कोर अचीव कर लिया था इंग्लिश एसे में. इस डीएमसी को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से अगर आप एक सीएसएस एसे की रिक्वायरमेंट्स को समझ जाएं और इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर जाएं तो आप एक काफ़ी डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हैं. तो आई होप दिस हेल्प्स इन द फ्यूचर लेक्चर. तो लेट्स मूव ऑन टू दैट. So we'll start by trying to understand what the CSS essay exam is. essay एग्ज़ाम एक एक्चुअली आपकी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन होती है. आपने एक टॉपिक को एक्सप्लोर करना होता है. उस टॉपिक को इस तरह से आप एक्सप्लोर करते हैं कि आप दूसरा जो इंसान पढ़ रहा है, जैसे कि आपका एग्ज़ामिनर, वो आपके नुक्ता नज़र, आपके थीसिस स्टेटमेंट, आपके स्टांस पे परसुएड हो जाए, वो उस बात को मान जाए जो आप कहना चाह रहे हैं, और उस बात को मनवाने के लिए आप एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द CSS essay. तो इसके जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ आउटलाइन आ जाती है. आउटलाइन को मैं हमेशा डिफ़ाइन करता हूँ एज़ द बैकबोन. आप इसको इस तरह से देख लें कि जैसे इंसान के अंदर स्केलेटन उसकी पूरी बॉडी को होल्ड करता है, वैसे ही आउटलाइन आपकी बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आपका पूरा एसे बिल्ड ऑन होता है. तो इस बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और एक होलिस्टिक सी आउटलाइन बना सकें जिसके अंदर आपका एसे ताकि उस तरह से प्रोसीड करे जो एक होलिस्टिक तरीका और वेल ऑर्गेनाइज तरीका हो. तो दैट इज़ द आउटलाइन. इसके बाद आपकी आ जाती है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बेसिकली आपके पूरे एसे का समरी का निचोड़ होती है. बेसिकली आप एसे में जो बात करने लगे हैं उसको आप हल्का सा अपनी इंट्रोडक्शन में टच करते हैं और इसी इंट्रोडक्शन में आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट, जो कि आपकी स्टैंस है, उसको भी इंक्लूड करते हैं. स्टैंस बेसिकली आपका ये होता है कि आप किस आपका एक टॉपिक जो आपको दिया है उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है. तो वो ओपिनियन आपको अपनी इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर देना चाहिए ताकि एग्जामिनर को शुरू से ही पता चल जाए कि इस एस्पिरेंट का इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है. फिर उस ओपिनियन को आप आहिस्ता आहिस्ता आगे अपनी मेन बॉडी में एक्सपैंड करते हैं. उस ओपिनियन के साथ आप एविडेंसेस देते हैं, आप एग्जांपल्स देते हैं, आप कोटेशंस देते हैं ताकि आपने जो ओपिनियन और स्टैंस अपना इस्टेब्लिश किया है उसको आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और एक एग्जामिनर को बेहतर तरीके से परसुएड कर सकें कि हाँ, ये स्टैंस जो इस बच्चे ने लिया है वो बिल्कुल ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट द मेन बॉडी इज़. उसके बाद जो आपकी कंक्लूजन आ जाती है, दैट इज़ द एंड ऑफ योर एसे. इसके अंदर जनरली आप यही करते हैं कि आपने जो इंट्रोडक्शन में बात की होती है उसी को घूम फिरा के दोबारा से एग्जामिनर को प्रेजेंट करते हैं कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी, आपने जो पहले एविडेंसेस मैंने अपनी मेन बॉडी में इंक्लूड किए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेरी ओरिजिनल स्टांस था इंट्रोडक्शन में वो बिल्कुल सही है. तो इस तरह से आप एक उसको क्लोजर और कंप्लीटनेस देते हैं अपने एसे को कंक्लूजन के साथ. तो दैट इज़ अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग दी एसे पार्ट. लेट्स मूव ऑन. सो विल लुक एट व्हाट दी CSS essay demands of you. ये स्टेटमेंट मैंने आपके FPSC का प्रोवाइडेड सिलेबस से ही ली है. इसको अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सेलेक्टेड टॉपिक. कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश essay राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड. ठीक है. तो इसके अंदर जो आप 3 मेजर पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन कर दिए आपके लिए वो आप नोटिस करें. तो उन्होंने कहा है कि आपका जो नॉलेज है, जो आपका कंटेंट है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए. और आपको जो एग्जामिन जिस चीज़ पे आपको कर रहा होगा वो आपका आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन होगा और टेक्निकल ट्रीटमेंट होगी इस आर्टिकुलेशन की. तो विल लुक एट दैट इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड.
तो आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन से जो एग्ज़ामिनर की मुराद है वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो आपकी एक गुड लिंग्विस्टिक स्किल्स होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, आपकी करेक्ट एटमोलॉजिकल यूज़ होना चाहिए वोकेबलरी का। अक्सर ये होता है एस्पिरेंट्स के साथ कि वो ऐसी वोकेबलरी और ऐसे इडियोमेटिक राइटिंग स्टाइल रखते हैं जिसकी रेलेवेंस नहीं होती एग्ज़ाम के अंदर। आपको अपने एसे को क्लियर रखना है और इस क्लैरिटी ऑफ थॉट को आप तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आपकी वोकेबलरी रेलेवेंट होगी। तो आपको बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े अल्फाज के बजाय रेलेवेंट अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ योर आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अप टू पार तो आपका इंग्लिश ऐसे उसकी बेसिस पे जज हो रहा होता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सही है तो आप बस इंग्लिश ऐसे क्लियर कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी इंग्लिश आपका ऐसे डिटर्मिन नहीं करती, आप किस तरह से उस इंग्लिश को यूज़ करते हुए अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ मैटर करती है। तो जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज होता है। आपको सबसे पहले तो जो आपको क्रक्स है अपने टॉपिक सेंटेंस का वो समझना चाहिए कि टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एस्पिरेंट्स वो ही नहीं समझ सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब आपने एक स्टांस बनाना है अपना उस सब्जेक्ट के बारे में कि आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है। सो वंस यू एस्टैब्लिश दैट तो उस हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को फिर आपने फैक्चुअल कंटेंट के साथ करना है। इसके अंदर एविडेंसेस आ जाते हैं, इसके अंदर केस स्टडीज़ आ जाती हैं, इसके अंदर कोटेशंस आ जाती हैं और इसके अंदर वेरियस एग्जांपल्स आ जाती हैं जो आप दे सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि जो मैंने स्टांस लिया है ये सही है। तो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। और उसके अलावा आपने जो आर्ग्यूमेंट ली है उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ उसके सोशल इम्पैक्ट्स को बारे में बात करते रहें। आपने आर्ग्यूमेंट को मल्टीपल एंगल से बिल्ड करना होता है। इसके अंदर सोशल आ जाता है, पॉलिटिकल आ जाता है, इंटरनेशनल आ जाता है, पॉलिटिकल आ जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एंगल्स दैट यू नीड टू कंसिडर। इसके अलावा जब टेक्निकल ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है उसके अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है CSS essay में। आपके आइडियाज़ के बीच में एक फ़्लो होना चाहिए, आप कोहेरेंटली अपने हर पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ लिंक करें, ऐसा होना चाहिए। मैं इसकी अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, आप तस्बीह पढ़ते हैं तो आपका हर दाना अगले दाने के साथ कनेक्टेड होता है और ऐसे ऐसे आप उसको जब आगे घुमाते हैं तो जब आप एंड तक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं तो वो एक पूरी लूप बन जाती है। आपका ऐसे भी उसी तरह से चलना चाहिए, शुरू से लेके एंड तक आपके पॉइंट्स के अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए, आपकी बात में ये होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। एक आइसोलेटेड सेंटेंसेस, आइसोलेटेड पैराग्राफ्स नहीं लिखने। ये ना हो कि आप एक ऊपर पैराग्राफ में कुछ और बात करें, नीचे पैराग्राफ में जब आप कोई नई बात करने लगें तो ऐसा लगे कि आपने बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू कर दिया। तो उस तरह से आपको बहुत इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि किस तरह से आप इसकी टेक्निकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगेन फॉर दिस लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग ओवर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आगे जाकर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आई टॉक अबाउट कि किस तरह से आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। अभी के लिए आई विल जस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फिलॉसफी ऑफ द CSS essay एग्जाम इज़, ताकि आप समझ सकें कि आपसे एग्जामिनर रिक्वायर क्या करता है इन दी essay. So I hope this helps and now we move on. So now that we've established कि आपसे एग्जामिनर क्या रिक्वायर कर रहा होता है एक इंग्लिश essay में, we'll look at the reasons कि एस्पिरेंट्स इसके अंदर अच्छा स्कोर क्यों नहीं ले सकते। सबसे मेजर जो रीज़न मेरे नज़दीक है वो ये है कि एस्पिरेंट टॉपिक स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाते। कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी का लफ्ज़ पढ़ लिया, लोग बच्चे जनरली ये करते हैं कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल साथ ही आपको समझ आनी चाहिए कि वो डेमोक्रेसी के किस एंगल और किस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। उसके लिए आप ये करें कि जब डेमोक्रेसी का वर्ड आया आप उसको अंडरलाइन करें, फिर जो उस टॉपिक स्टेटमेंट के अंदर जो एक्शन वर्ब्स हैं जिसके अंदर उसने बताया हुआ कि वो डेमोक्रेसी के किस एंगल को टच करवाना चाह रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन करें और उनकी बेसिस पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं और उन्हीं की बेसिस पे अपनी आउटलाइन और एसे को लिखें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एसे के टॉपिक को समझ सकें। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है कि अगर आप एक ऐसे के टॉपिक को समझेंगे ही नहीं तो आपके जो आगे पॉइंट्स भी होंगे वो भी सारे इर्रेलेवेंट होंगे। बेशक वो डेमोक्रेसी के बारे में हो, लेकिन क्योंकि उसने उस एंगल से डेमोक्रेसी को पूछा ही नहीं है तो जब आप जो भी पॉइंट्स देंगे वो आपके इर्रेलेवेंट होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं ऐसे हमेशा इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेल्ड एसेज इन CSS, दैट वाज द जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। अब ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने समझा ये कि जो एग्ज़ामिनर पूछना चाह रहा है वो ये है कि शायद जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है अभी वर्ल्ड में, अभी तक इसको क्यों मिथ समझा जाता है। तो दैट वाज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टॉपिक। आपने ये नहीं बताना था कि किन किन वजूहात की वजह से जेंडर इक्वालिटी नहीं है। उसने उसका बेसिक इस स्टेटमेंट का मकसद और मतलब ये है कि जेंडर इक्वालिटी क्या मिथ है, क्या जेंडर इक्वालिटी कभी अचीव हो ही नहीं सकती, क्या इन मर्द और औरत फंडामेंटली बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो जेंडर इक्वालिटी का जो एलिमेंट है वो क्या कभी अचीव हो भी सकता है। तो इस एंगल को आपने टच करना था। और अगर आप इस बात के अगेंस्ट जाते तो आप बता सकते थे फिर कि मर्दों और औरतों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसकी वजह से अभी तक जेंडर इक्वालिटी अचीव हो नहीं सकी, लेकिन इट्स नॉट अ मिथ। अगर आप औरतों को वही अपॉर्चुनिटीज़ दें जो आप मर्दों को देते हैं तो यू विल सी कि वो उसी तरह से काम कर सकते हैं जिस तरह से मर्द करते हैं। तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ दिस ऐसे टॉपिक। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्योंकि इस टॉपिक को समझ नहीं सके तो दे वर अनएबल टू टैकल इट इन द राइट वे और अचीव गुड मार्क्स। अब सेकंड जो पॉइंट आ जाता है वो ये होता है कि एस्पिरेंट्स की इनएबिलिटी टू डेवलप अ क्लियर स्टांस। इसके अंदर ये मसला आ जाता है कि एस्पिरेंट्स टॉपिक को तो समझ जाते हैं लेकिन वो उसके ऊपर एक प्रॉपर ओपिनियन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इसमें आ जाती है कि अगर आपको टॉपिक आ गया है जैसे कि डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क इन पाकिस्तान, या फिर डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान, तो इसके अंदर अक्सर जो एक आई वुड से कि एक काफ़ी लो स्कोरिंग स्टांस होगा वो ये होगा कि येस द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इट सेल्फ। तो ये देखें कि ये तो आपने एक रीस्टेटमेंट ही कर दी टॉपिक सेंटेंस की। आपको जब भी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने हमेशा उस टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर जाना है। तो अ गुड वे टू गो अबाउट दिस वुड बी कि आप बताएं कि डेमोक्रेसी has some objectives that it has to fulfill, but in the context of Pakistan we fail to see these objectives being fulfilled, so we can establish that democracy has failed to deliver in Pakistan. तो इस तरह से देखें आपने बता दिया कि डेमोक्रेसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसको अचीव करने चाहिए, पाकिस्तान में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए। अब ये सारी बातें आप अपने ऐसे में बताएंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि कैसे कैसे पाकिस्तान में वो अचीव नहीं हुए, और फिर आपने एंड पे एक ओपिनियन दे दिया कि सो वी कैन विद दिस वी कैन इस्टेब्लिश दैट डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान। इस तरह से देखें कि आपका एक क्लियर स्टांस आ गया उसके सामने। अगर आप सिंपल कह देते कि येस डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान, तो उससे ये होगा कि आपने एक ओपिनियन तो लिया लेकिन ये काफ़ी वीक ओपिनियन है, आपने बेसिकली रीस्टेटमेंट कर दी है अपने ओरिजिनल आइडिया की, जो उसका ओरिजिनल टॉपिक है उसकी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक क्लियर स्टांस रखें। उसके बाद जो आ जाती है बात कि उसको आप लॉजिकल रीजनिंग एग्जांपल्स और फैक्चुअल एनालिसिस से बैक करें। ये ना हो कि सिर्फ आप एक स्टांस ले लें और आप उसको बता ना सकें कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक डेमोक्रेसी को पूरे करने चाहिए और वो किस तरह से पाकिस्तान में पूरे वो नहीं कर सकी। तो दिस इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड एग्जांपल्स, और फिर साथ साथ आप कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वो आपकी फैक्चुअल एनालिसिस हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एक ऐसे होलिस्टिक तरीके से पूरा हो जाएगा। तो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो अक्सर मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स की यही मसला है कि वो एक काफ़ी स्टीरियोटिपिकल आंसर्स देते हैं। एकेडमी से आप कुछ एसेज आपको एकेडमीज़ करवाती हैं, आप वही याद करके चले जाते हैं, उनका क्रैम नॉलेज होता है और आप जाके वही रिप्रोड्यूस कर देते हैं अपने एसे के अंदर। अक्सर मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी का टॉपिक है तो वही लिंकन वाली कोटेशन बाय द पीपल फॉर द पीपल वाली डाली होगी और दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ जस्ट अ कोटेशन। आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझनी चाहिए कि किस तरह से ये डेमोस और क्रेटोस के लफ्ज़ से निकला है और क्या क्या इसकी कॉनोटेशंस हैं। तो उस तरह से आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना चाहिए। यू हैव टू मूव बियॉन्ड स्टीरियोटिपिकल आंसर्स, क्योंकि एक एग्जामिनर जो एक दिन में फॉर एग्जांपल अगर वो 100 पेपर्स चेक करे और सब के अंदर लिंकन की कोटेशंस वही सारा फॉर्मेट है, तो उसको यही लगेगा कि ये तो सारे एक ही नॉलेज बेस से आए हैं, तो दे विल जनरली और मोस्ट डेफिनेटली स्कोर लोअर मार्क्स। क्योंकि आपका पेपर हमेशा स्टैंड आउट करना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। तो अगर आप वो चीज़ें नहीं डालेंगे तो आप जनरली लो स्कोर ही करेंगे। तो दैट इज़ समथिंग टू रिमेंबर कि आपको एसेस कभी भी, ये अक्सर मैंने देखा है लोग एसेस याद करके चले जाते हैं।
एसेज आप कभी भी याद नहीं कर सकते। हर टॉपिक सेंटेंस का एक डिफरेंट एक एलिमेंट होता है उसके अंदर। अगर आपने डेमोक्रेसी का ऐसे याद कर भी लिया, आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल से डेमोक्रेसी का ऐसे आया है, उसने क्या पूछा क्या है टॉपिक सेंटेंस में। आप उसको उसी तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू नीड टू हैव अ क्लियर स्टांस, और फिर आप उस टॉपिक उस स्टांस को आगे बढ़ाएं, उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस इंक्लूड करें, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी लाएं, अपना ओपिनियन लाएं, ताकि उस एग्जामिनर को भी लगे कि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पॉइंट को समझें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि अगेन उसके अंदर कोहेरेंस और स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, एक स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एसे के लिए। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो आपके एसे में कोहेरेंस होनी चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो फ्लो आ रहा है आइडियाज़ का वो लॉजिकल हो और हर बात अगली बात से कनेक्ट हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि एस्पिरेंट्स ऐसे तो सही लिखाते हैं, लेकिन जब आप उस ऐसे को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा इसने एक पैराग्राफ में एक बात की है, अगले पैराग्राफ में कोई और बात की है, और इन दोनों बातों में एक लिंक नहीं बन रहा। तो वो एक काफ़ी आइसोलेटेड से आपके कंटेंट हो जाता है। उसकी वजह से ये होता है कि एग्जामिनर को आपके पॉइंट ऑफ व्यू की सही से समझ नहीं आती, और एक तो दूसरी ये भी बात है कि वो एक अच्छा भी नहीं लगता कि आपके पैराग्राफ्स के बीच में कोहेरेंस ना हो। तो ये एक और रीज़न होता है कि एस्पिरेंट्स का लो स्कोर इसलिए आता है क्योंकि उनके आइडियाज़ जो हैं वो उनमें लॉजिकल फ्लो नहीं आ रहा होता। तो दैट इज़ अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर। आई होप दिस हेल्प्ड। So for this last slide, I've prepared a brief structure of the CSS essay. इसको मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पार्ट 2 में बेहतर तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। Be sure to subscribe to my YouTube channel so you get notifications. So anyways, let's begin. तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पहले भी मेंशन की है वो इंट्रोडक्शन होती है। अब इस इंट्रोडक्शन में आपका सिंगल पैराग्राफ होता है। आप जनरली टॉपिक सेंटेंस की एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक्स की तरफ आते हैं। जनरली आपका पहला सेंटेंस इज़ द मोस्ट जनरल और आपका आखिरी सेंटेंस सबसे स्पेसिफिक होना चाहिए, और वही आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, वही आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो दैट इज़ द स्टांस यूर टेकिंग। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक फ्लो ऑफ आइडियाज़ इन द इंट्रोडक्शन। ये एक सिंगल पैराग्राफ होता है, जनरल टू स्पेसिफिक आप जाते हो। इसके अंदर आप टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराते हो, डिस्क्राइब करते हो, और थोड़ा सा अपनी समरी बता देते हो जो आपने आगे अपनी ऐसे में बात करनी है जिस चीज़ की। तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी में आ जाते हैं। इसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं। जनरली आपके पैराग्राफ्स रेंज करते हैं 18 to 24 तक, कुछ लोग लिख देते हैं। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग स्टाइल किस तरह से है। एक स्पेसिफिक आप नहीं दे सकते कि इतने ही वर्ड्स होने चाहिए, इतने ही पैराग्राफ होने चाहिए। मैंने देखा है कि लोग डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में लिखते हैं, तो और उनके क्लियर हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ सकें कि एक स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, जिस तरह से आप लिखने में कंफर्टेबल हैं, उसमें रखें। जस्ट रिमेंबर दोज 3-4 पॉइंट्स दैट आई मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड्स। फाइनली जहाँ तक कंक्लूजन की बात है, उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यू हैव टू रीआइट्रेट द ओरिजिनल स्टैंस। आपने जो पहले अपने इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक स्टेटमेंट या फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, उसको आप दोबारा से रीआइट्रेट करते हैं अपने कंक्लूजन में। इसको जनरली आप इस तरह से बिल्डअप करते हैं कि आप उसको बताते हैं कि जैसे कि इन दी अफोरमेंशन्ड पैराग्राफ्स जिसके अंदर आपने फैक्चुअल एनालिसिस की होती है, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू अपने स्टांस को प्रूव करने की कोशिश की होती है, उसको हल्का सा मेंशन करके आप कहते हैं कि बेस्ड ऑन दिस वी कैन कंक्लूड दैट जो मेरी ओरिजिनल स्टांस है वो सही है। उसके बाद आप के अंदर इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर जनरली आप वाइडर इम्प्लिकेशंस भी दे सकते हैं, फ्यूचर डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरह से अगर आपका कोई स्टांस है कि करप्शन का फॉर एग्जांपल इशू है, तो आप हल्की सी फ्यूचर डायरेक्शन दे दें कि इफ़ वी आर एबल टू फुलफिल दीज रिकमेंडेशंस जो आपने दी होंगी, वी कैन मूव ऑन फॉरवर्ड टू अ करप्शन फ्री सोसाइटी। फाइनली आप कंक्लूजन के अंदर जनरली आप पॉजिटिव नोट के ऊपर एंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आपका एक ऐसे था, मैंने अभी इसको पहले भी मेंशन किया है कि हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान, उसके अंदर आप ये कहें कि हिस्टोरिकली डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान, बट इन recent years within the political landscape there has been attention given to democratic institutions, so from that we can conclude कि in the future we will have a stronger democracy। तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव नोट के ऊपर एंड करेंगे बात को। तो that is the basic structure of an essay and that is the end of this lecture as well।
So that is the end of this lecture. Thank you for listening through. I'll be sharing part 2 of this lecture series very soon. So be sure that you subscribe to this channel so you get notification for whenever I share something new. Also, if you require any further information, you can reach out to me on my Facebook or Twitter account. I'll be sharing lecture slides and further information on English essay on my Facebook page. So be sure to like the page as well. And I hope to see you soon. Apna khayal rakhiyega. Allah Hafiz.